नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनदर वीडियो। ये वीडियो रिलेटेड है फिजिक्स हीट से, क्योंकि आपको पता है हीट काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ से ऑलवेज आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ये का चैप्टर काफ़ी लंबा है। जितना है इस वीडियो में कवर होता है हम उसको कवर करेंगे। एंड अब देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है पढ़नी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास यूनिट से रिलेटेड है। एंड यूनिट्स आपने पढ़े हैं। इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, आप यहाँ से इस फार्मूले को याद रख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे तो बेसिक सी टर्म है आपके पास सारी की सारी। तो यहाँ से इनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने का बेनिफिट नहीं है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए जो आपके पास हीट है वो कहाँ पे ट्रैवल करती है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ओके, यहाँ पे ये आपके पास सारी की सारी बेसिक टर्म है। इसको हम यहाँ पे काफ़ी है ये। अब मेज़रमेंट किस तरह से होती है आपको पता है, थर्मामेंट के या जो थर्मामीटर हमारे पास होता है उससे हम मेज़र करते हैं। तो आपसे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूनिट्स होते हैं, फिर आपके पास फ़ारेनहाइट हो गए, सेल्सियस हो गए, इनकी कन्वर्सन पूछी ली जाती है। या जो आपके पास थर्मामीटर है उसकी क्या रेंज होगी, जो आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है, फिर आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हैं उनकी रेंज सम टाइम जो है आपसे पूछ ली जाती है। ओके, तो कौन से स्केल को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास या तो फ़ारेनहाइट या तो आपके पास जो सेल्सियस है, बेसिकली हम उसी को यूज़ करते हैं। तो फ़ारेनहाइट हो गया आपके पास, सेल्सियस हो गया एंड केल्विन हो गया। तो इन थ्री स्केल्स को हम यूज़ करते हैं। केल्विन आपको पता है ईजी होता है, जितना भी आपके पास डिग्री सेल्सियस होगा 273.15 को हम ऐड कर देंगे, उसमें आपके पास केल्विन आ जाएगा। एंड ये नॉर्मल सी टर्म है जो कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड उन्हीं टर्म्स के ऊपर चलेंगे जो आपको पता नहीं है। आज काफ़ी कॉमन टॉपिक है तो इसीलिए, एंड आज की वीडियो थोड़ी लेट भी हो चुकी है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो भी जो कि मैथ्स से रिलेटेड है वो आपको इसके बाद प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आपके पास होता है मरकरी का वो कितना होता है -39। एंड जो आपके पास अल्कोहल है उसका -155। ओके, अल्कोहलिक थर्मामीटर, जो हम अल्कोहलिक थर्मामीटर यूज़ करते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज -13, हैंस द मेजरमेंट टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर। अल्कोहल थर्मामीटर यूज, उसमें आपके पास टेम्परेचर कितना आएगा अल्कोहल का -115। तो यहाँ पे आपके पास थर्मामीटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज मर्करी थर्मामीटर। तो जो मर्करी थर्मामीटर है आपके पास उसकी रेंज होती है -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, फिर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, उसकी रेंज आपके पास -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, अगर H2 की प्रेजेंस में हो, यानी H2 है उसमें। एंड बिलो, अगर आपके पास इससे कम है तो 200 से -268 डिग्री सेल्सियस विद हीलियम। एंड अगर आपके पास 1000 डिग्री अबव अप टू 16,000 डिग्री विद N2 गैस एंड बल्ब ऑफ ग्लेज्ड पोर्सिलिया। ओके, एंड आपके पास प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, जो कि आपके पास -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड नेक्स्ट आता है थर्मो कपल थर्मामीटर, तो ये आपके पास 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आपको इनकी रेंज पता होनी चाहिए। ओके, स्पेशली यही आपके पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके पास स्केल दिए हो सकते हैं, आपको उनको कन्वर्ट करना हो सकता है। एंड इसके बाद हमारे पास एक और टर्म बनती है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मैटर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी किसी भी सब्सटेंस का आपको 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा किसकी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? वाटर की। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। ओके, एंड अगर हम इसको देखेंगे तो 1 कैलोरीज ग्राम सेंटीग्रेड आपके पास कितना होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन इन केस ऑफ वाटर। एंड बाकी यहाँ पे आपके पास टेबल गिवन है। ओके, एंड यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन है आपके पास। तो
ये भी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज़ जो भी हमारा ग्रुप है उसमें हम इनको डाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ओके, वाटर कप देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सो एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर जो है एक यूनिक लिक्विड है आपके पास एंड कंपल्सरी है फॉर आवर सोसाइटी। तो देखते हैं कि वाटर में ये किस तरह से वर्क करता है आपके पास एक्सपेंशन जो है। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे लिक्विड क्या होते हैं आपके पास, जैसे एक्सपैंड होते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वट टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज फॉर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा वाटर की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वाटर जो है आपके पास क्या करता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्रीज करना शुरू कर देता है जब 4 से ऊपर जाता है। ओके, सो इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबव 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम स्टेट इंक्रीजेज, क्लियरली डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि हीट किस तरह से ट्रांसमिट होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास 3 प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन आपको पता है स्पेशली सॉलिड के केस में होती है, किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म करते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू इन द प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय द सक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विदाउट अ बॉडली मूव ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन सॉलिड, यानी वो पार्टिकल जो है मूव नहीं करेंगे, जस्ट वाइब्रेट करेंगे आपके पास। एग्जाम्पल हो गया सॉलिड। कन्वेंशन में क्या होता है आपके पास, कन्वेंशन में आपके पास पार्टिकल जो है गर्म होता है या हीटअप होता है या उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल जो आपके पास गैसियस है एंड जो आपके पास लिक्विड है वो कन्वेंशन के थ्रू ही आपके पास हीटअप होते हैं, एंड जो आपके पास अर्थ एटमॉस्फेयर है वो भी आपके पास एक कन्वेंशन का ही एग्जाम्पल है। बात आती है रेडिएशन की, तो आपको पता है रेडिएशन तो सन से भी आती है, इट मीन ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है एंड इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। इट मीन जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है वो आपको बताता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा बॉडी का, जैसे मान लीजिए सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर 50 डिग्री है एंड जो आपके पास एटमॉस्फेयर है उसका 25 है, तो क्या होगा, हीट इस तरफ को ट्रांसफ़र होगी। अगर आपके पास जो बॉडी है उसका 50 है एंड सराउंडिंग का इतना है, तो ये आपके पास अपोजिट साइड को हो जाएगा। इट मीन हीट जो है आपके पास हाई से लो की तरफ ही ट्रैवल करेगी चाहे किसी का भी हो। तो ये आपको यही बता रहा है कि कोई बॉडी हीट को लॉस करेगी या गेन करेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, कि सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है क्रिस्चॉप्स लॉ। तो क्रिस्चॉप्स लॉ आपको बताता है कि क्रिस्चॉप्स लॉ सिग्निफाइड दैट गुड ऑब्जर्वर आर अ गुड एमिटर, कि जो बॉडी जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी वो उतनी ही रेडिएशन जो है आपके पास एमिट करेगी। अकॉर्डिंग टू क्रिस्चॉप्स लॉ द रेशियो ऑफ एमिसिव या एमिटिव पावर ऑफ ऑब्जर्विंग पावर इज सेम फॉर ऑल सब सरफेस एट द सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू एमिटिव या एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट द टेम्परेचर। ये आपको बता रहा है कि जैसे कोई साइनी सरफेस है, इट मीन अगर वो ज़्यादा चमक रहा है, इट मीन उसने उतनी ही रेडिएशन जो है आपके पास एब्जॉर्ब भी की है। ओके, इफ वो साइनी मेटल वॉल with some black spot on its surface is heated to high temperature and see in dark, the shiny ball become dull but the black spot shine brilliantly because black spot absorb radiation during the heat and emit in a dark. Okay, एंड नेक्स्ट आपके पास स्टीफन लॉ आता है। तो अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में कमीशन का पेपर देखा है तो यहाँ से ये आया था वहाँ पे। तो कमीशन में आपको केवल e⁴ अगर आपको याद था, या ये आप लॉ आपको बताता है कि द रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय योर बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये नॉर्मल सा है यहाँ पे आपके पास। एंड चेंज ऑफ स्टेट है आपके पास, जो कि आपको आई थिंक पता ही है क्योंकि इनमें ज़्यादा नहीं है। फ्यूज़न क्या होता है, फ्रीजिंग आपके पास क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है आपके पास, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। तो ये सारी की सारी बेसिक सी टर्म है आपके पास। एंड यहाँ तक आज तक जो क्वेश्चन है वो आया नहीं है,
सब्लिमेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब प्रोडक्ट जो है आपके पास डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से गैस स्टेट में। ओके, बाकी यहाँ पे कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। बाकी जो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इन सभी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ केमिस्ट्री में, तो आप इनको वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ के ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है थर हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन द फॉलो। तो जो आपके पास फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ को बताता है? आपके पास एनर्जी को बताता है। ये आपको कहता है इन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इफ डूइंग वर्क बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ आपको यहाँ पे बता रहा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यू इज़ द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, जो आपके पास चेंज इन एनर्जी होगा। ओके, तो आपको बता रहा है हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम, कि जब भी कोई सिस्टम है आपके पास उसमें जो है हीट आपको दी जा रही है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्विवेलेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आइसोथर्मल में क्या होता है? आपके पास सेम टेम्परेचर रहेगा एंड एडियाबैटिक में क्या होगा? आपके पास एडियाबैटिक में आपके पास हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी, जितनी है उतनी रहेगी। आइसोथर्मल में क्या होता है कि आपके पास हीट आ भी सकती है, जा भी सकती है, बट वो आपके पास कांस्टेंट रहती है एक जगह पे। बट एडियाबैटिक में आपके पास ना ही वो आएगी ना ही वो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे है आपके पास इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपैंड इट इज चेंजेस इनटू ड्राई आइस। आपने सुना होगा ड्राई आइस क्या होती है? आपके पास सॉलिड CO2। अगर जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अचानक से एक्सपैंड कर दिया जाए तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाती है ड्राई आइस में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपके पास किस तरह की प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप अगर आप देखना चाहें तो इफ़ द चेंज आर टेकन प्लेस इन अ सिस्टम इन सच अ वे देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ओके, इसका एग्जांपल है आपके पास ड्राई आइस। सेकंड लॉ है हमारे पास, तो सेकंड लॉ आपको क्या बताता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ग्रंटेड दैट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व बट दिस लॉ डज नॉट टेल whether a given process in which energy is conserved will take place or not. The second law of the thermodynamics give the answer। तो आप जो फर्स्ट लॉ था उसने आपको ये नहीं बताया कि अगर कोई एनर्जी गेन कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो थ्रू दिस लॉ कैन बी स्टेट इन मैनी फॉर्म। तो जो सेकंड लॉ है वो आपको बेसिकली एंट्रोपी से रिलेटेड टर्म बताता है। सो कैल्विन स्टेट, ये कैल्विन स्टेटमेंट, होल ऑफ द हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी भी आपके पास हीट है वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती है वर्क में। एंड सेल्सियस स्टेटमेंट आपको बताती है हीट बाई इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपको कहता है कि जो हीट है वो अपने आप ट्रैवल नहीं होगी कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल इंजन से रिलेटेड टर्म है। तो हीट एनर्जी इज अ डिवाइस या हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके पास सोर्स होगा, सिंक होगा एंड वर्क होगा सब्सटेंस का। तो यहाँ पे आप इनकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। जो आपके पास इंटरनल कंबशन इंजन है, इन द इंजन हीट इज प्रोड्यूस इन द इंजन इटसेल्फ एंड ऑटो इंजन, पेट्रोल इंजन जो एफिशिएंसी है 52% है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी आपके पास ज़्यादा है। ओके, एंड जो एक्सट्रीम, तो इंटरनल क्या होगा आपके पास जिसके अंदर हो रहा है एंड एक्सटर्नल क्या होगा जिसके बाहर हो रहा है। इन द इंजन हीट इज़ प्रोड्यूस आउटसाइड द इंजन, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन, यानी इंजन से बाहर काम हो रहा है आपके पास। एंड जो आपके पास गाड़ियाँ हैं स्पेशली जो आजकल चलती है वो इंटरनल कंबशन इंजन है। ओके, एंड रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर जो आपके पास वो भी हीट पंप के ऊपर ही वर्क करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके पास आपका फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? वो करता है हीट पंप के ऊपर वर्क। ओके, एंड जो गैस यूज़ की जाती है वो है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CCl2F2। ओके, जिसे हम फिरोन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे थी टर्म। सो जो आपके पास रेफ्रिजरेटर है आप देखोगे वहाँ पे तो हीट जो है अपोजिट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके पास हीट है कहाँ से कहाँ जाएगी। रेफ्रिजरेटर इज द apparatus विच ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड
टू ओ हॉट बॉडीज। ये क्या करता है आपके पास, हीट ट्रांसफर करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एट द एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय ए एक्सटर्नल एजेंट। ओके, आपने देखा होगा अगर जो आपके पास रेफ्रिजरेटर है उसका जो एनवायरनमेंट है, अगर उसका जो डोर है वो खुला रह जाए तो जो कमरा है वो आपके पास गर्म हो जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि आपके पास ये एज ए हीट पंप जो है वर्क करता है। ओके, जो भी आपके पास सब्सटेंस होगा वो उसमें से उसकी एनर्जी को लेके बाहर की तरफ फ्लो कर देता है। तो ये आपके पास क्या काम करता है, ये आपके पास करता है जो आपके पास कोल्ड बॉडी है उसके उससे हॉट बॉडी की तरफ जो है वो वर्क करता है। तो गाइस स्पेशली इस टर्म में इतना ही था जानने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।